तो चलिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग का क्या हो गया था, इसमें 5वां चैप्टर था रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। इनमें से बहुत सारा टॉपिक देख लिए, रेडियो सक्रियता देख लिए थे, कोबाल्ट 60 सब के बारे में, अल्फा बीटा गामा किरण सब के बारे में देख लिए थे, न्यूट्रॉन बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस सब का पूरा डिटेल्स कर लिए थे। इससे पार्ट 1 में उसमें डाला हुआ है 5वां नंबर चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे यहाँ परमाणु रिएक्टर, नाभिक रिएक्टर, कुछ महत्वपूर्ण, समृद्ध यूरेनियम, समूह विस्थापन, प्रजनन भट्टी, इस सब का टोटल डिस्कशन करेंगे। बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया था इसीलिए उस दिन हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आप लोग पहले उसको देखिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर पूरा रेडियो एक्टिविटी ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका परमाणु रिएक्टर या नाभिक रिएक्टर। ठीक है, तो खोज करता था इसका एंरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर या नाभिक रिएक्टर, इसका खोज करता एंरिको फर्मी। इसके निर्माण नियंत्रण नाभिक विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता। मतलब इसका परमाणु रिएक्टर जो है किस अभिक्रिया पर रहेगा, नाभिक विखंडन नियंत्रित, लेकिन रहेगा क्या, नियंत्रित। जैसे परमाणु बम देखिए, हाइड्रोजन बम देखिए, जितना भी था अनियंत्रित था, लेकिन हाइड्रोजन बम संलयित था और परमाणु बम था विखंडन लेकिन अनियंत्रित। लेकिन परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे या नाभिक रिएक्टर का करेंगे तो कैसी रहेगा, तो नियंत्रित विखंडन, नियंत्रित नाभिक विखंडन अभिक्रिया पर आधारित। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु रिएक्टर पावर स्टेशन है। भारत का सबसे बड़ा अगर यदि बोलेंगे परमाणु संयंत्र कौन सा, तारापुर परमाणु रिएक्टर। तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र में। प्रथम परमाणु रिएक्टर एंरिको फर्मी की देखरेख में 1942 में जो है अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया था, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1942 में। नाभिक रिएक्टर में नाभिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते। पहले नाभिक ऊर्जा को हम लोग किस में, उष्मा में, और उष्मा को फिर चेंज कर लेते हैं विद्युत में। ठीक है, उसके बाद भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर, भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर, जैसे इसका पूरा लिस्ट है भारत में कितना परमाणु रिएक्टर है। तो महाराष्ट्र का तारापुर में है सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, फिर केगा कर्नाटक में, फिर नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कोटा या रावत भाटा बोलते हैं राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, और ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र, कुडनकुलम भी तमिलनाडु। दो तो तमिलनाडु में, कलपक्कम और कुडनकुलम, और ट्राम्बे वाला महाराष्ट्र में। केगा या रावत भाटा बोलेंगे तो केगा कर्नाटक, रावत भाटा बोलेंगे राजस्थान, काकरापर गुजरात, नरोड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तारापुर भी हो जाएगा महाराष्ट्र। ट्राम्बे और एक तो तारापुर दोनों हो गया महाराष्ट्र। इस तरह से हो गया परमाणु रिएक्टर या नाभिक रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले कारक कौन कौन होता है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। कोर, परमाणु रिएक्टर को यूरेनियम का बना, यानी कि यू मतलब यू का बना होता है। ठीक है, यू आकार होगा इस तरह का, यू का। मंदक या अभिबंधक यानी मॉडरेटर, भारी जल D2O, ठीक है, ग्रेफाइट आदि का मंदक कार्य करता है। मतलब मंदक के रूप में कार्य कौन करेगा, भारी जल और ग्रेफाइट मंदक का कार्य। मंदक का जो है मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। मंदक का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन को धीमा करेगा। उसके बाद सबसे अच्छा मंदक जो है ना भारी जल, जिसको हम लोग गुरु जल बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर या ओपन पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। जब हम लोग मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करेंगे तो उस रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल रिएक्टर या ओपन पूल रिएक्टर। जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पाइल रिएक्टर, यानी दो नाम हो गया। जब ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो पाइल रिएक्टर, और जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का करेंगे तो स्विमिंग पूल या ओपन रिएक्टर, ओपन पूल रिएक्टर। बोरोन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाते हैं। बोरोन तथा कैडमियम की छड़ कैसी, नियंत्रित छड़ कहलाती। यह न्यूट्रॉन को आवेशित करता है, या न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अवशोषित। मतलब हो गया नियंत्रित छड़ रहेगा तो उसको अवशोषित कर लेगा। नोट में ZR, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्कोनियम, एक ऐसा धातु, यानी जर्कोनियम का हो गया
संकेत हो गया जेडा, जो कि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है। जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है एवं इनमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिक रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य प्रयोग में लाया जाता है। मतलब जर्मोनियम एक ऐसा तत्व है जो किसी भी नाभिक रिएक्टर में हम लोग प्रयोग करेंगे। कारण क्यों? क्योंकि वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलता है। जब तक जलेगा नहीं तो उष्मा कैसे उत्पन्न होगा? जब तक उष्मा नहीं उत्पन्न होगा तो विद्युत करंट या बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, नाभिक रिएक्टर में उष्मा उत्पन्न करते हैं, उष्मा को हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद दूसरा शीतलक कूलेंट, दूसरा पॉइंट है शीतलक कूलेंट। सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतलक का कार्य करता है। शीतलक का कार्य कौन कौन करेगा? सोडियम तथा पोटेशियम का द्रवित मिश्र धातु रहेगा, यानी द्रव के रूप में, शीतलक के रूप में। अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता कम होता है। जो अच्छा शीतलक रहेगा वो क्या करेगा? न्यूट्रॉन को कम अवशोषित करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। एक एमयू बराबर कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें वही चीज दे के रखा हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नया वाला एडिशन में जो है ना उसको ME भी दिया है, तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन भी होता है वही, काहे कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 10 पर पावर 6 होता है, तो उसी को ना मेगा बोलते हैं। या तो मिलियन बोलेंगे या नहीं तो मेगा, सेम बात है, ठीक है। और अथवा इसका मान जो है जूल में जब बोलेंगे तो 1.4896 × 10⁻⁻10 जूल। एक तो डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेंगे तो 931 हो जाएगा, एक एमयू बराबर। अगर जूल में बोलेंगे तो उसी को 1.4896 × 10⁻10 जूल होगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा? तो 1.6 × 10⁻13 यानी 13 जूल हो जाएगा। फास्फोरस 32 समस्थानिक का जो है चिकित्सीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं, ठीक है। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग रक्त विकार और ल्यूकीमिया के उपचार में, मतलब फास्फोरस 32 का एक तो हो गया चिकित्सा का उपयोग। चिकित्सा उपयोग में कौन कौन? एक रक्त विकार, दूसरा हो जाएगा ल्यूकीमिया। चमड़ रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप का नाम क्या है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो फास्फोरस, ठीक है। समृद्ध यूरेनियम देख रहे हैं, ठीक है। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। जिस यूरेनियम में यूरेनियम उसे समृद्ध यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम यानी कि यूरेनियम का 235 वाला समस्थानिक। यूरेनियम का दो होता है, एक यूरेनियम 235, एक यूरेनियम 238, तो 35 वाला समृद्ध होगा। यूरेनियम 235 के नाभिक मंदन न्यूट्रॉन की टक्कर से ही हो जाता है। न्यूट्रॉन की टक्कर से क्या होता है? हो जाता है मंदन, मतलब विखंडन। परंतु यूरेनियम 238 की नाभिक विखंडन जो है ना मंदन न्यूट्रॉनों द्वारा नहीं हो पाता है। जिसमें 238 का प्रयोग करेंगे उसमें न्यूट्रॉन उसको क्या करेगा? विखंडित नहीं कर पाएगा, लेकिन 235 वाला को न्यूट्रॉन उसको क्या करेगा? विखंडित कर देगा। अतः परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का हम लोग अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका अधिक उपयोग करेंगे? यूरेनियम 235 का, ठीक है। प्राकृतिक यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है, अतः विखंडन यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, इसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। मतलब यूरेनियम 235 जो है ना बहुत ज्यादा विखंडित हो, लेकिन प्राकृतिक में जो है बहुत कम मात्रा में है। तो हम लोग यूरेनियम 238 से हम लोग कृत्रिम रूप से बना लेंगे किसको? 235, तब उसका यूज करेंगे। फिर यूरेनियम 235 के एक नाभिक विखंडन में कितना एमयू द्रव्यमान क्षति होती है? तो 0.14 जन 1.24 ना 0.124 एमयू, मतलब 124 यानी 0.124 एमयू द्रव्यमान क्षति हो जाता है एक नाभिक विखंडन के द्वारा। उसके बाद प्रोटॉन एवं अल्फा कणों के त्वरित करने पर साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन और अल्फा कण को त्वरित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी में दिया है अनुसंधान, प्रायोगिक क्षेत्र और अनुप्रयोग। जैसे कार्बन आयुगुला देखेंगे, तो कार्बन आयुगुला जब देखेंगे तो जीवाश्म, मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन आयु गणना, उसी को कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं ना। तो हम लोग कार्बन जीवाश्म की आयु ज्ञात कर लेते हैं। यूरेनियम लेड आयु गणना, मतलब यूरेनियम और पीवी यानी कि यूपीवी डेटिंग, जिसमें पृथ्वी और प्राचीन चट्टान की आयु, जब
पृथ्वी रहेगा और पुराना जो चट्टान का उसका आयु निकालेंगे तो यूरेनियम 238 या पीवी 7। हाँ, अब फिर दूसरा है रूबिडियम स्ट्रॉन्शियम आयु। रूबिडियम और स्ट्रॉन्शियम डेटिंग पद्धति द्वारा जो है चट्टान एवं खनिज की आयु, चट्टान और खनिज इससे भी कर लेते हैं। और उसके बाद पोटेशियम आर्गन आयु है भूगर्भिक चट्टान की आयु, जो भूमि के अंदर वाला जो चट्टान है भूगर्भ मतलब भूमि के जो गर्भ में रहेगा अंदर में रहेगा उसका हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेंगे पोटेशियम आर्गन। प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जैसे कार्बन कितना 14 का, यूरेनियम 238 और लेड P700 PV 700, उसके बाद रूबिडियम 87, स्ट्रोंशियम ऐसा, पोटेशियम का हो गया K40 और आर्गन का 40। इसका हम लोग यूज करेंगे जो अभी पढ़े। अब देखते हैं समूह विस्थापन नियम यानी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल। यह नियम को सॉडी और फेजान ने दिया था के अनुसार किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा किरण निकालने के प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार, मतलब कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व रहेगा उससे अल्फा और बीटा किरण जो निकलेगा उससे उस तत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसके बारे में, ठीक है। तो पहला, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के एक अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा। जब अल्फा किरण निकलेगा तो क्या होगा परमाणु संख्या में 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व मूल तत्व से 2 वर्ग पीछे चला जाएगा। आवर्त सारणी में तत्व क्या होगा, काय परमाणु संख्या में कमी आया तो 2 वर्ग क्या होगा पीछे चले जाएगा। उसके बाद उदाहरण जैसे पोलेनियम में अल्फा 6 होता है, 6 के पश्चात लेड का निर्माण। अब पोलेनियम का होता है 84 और जब इससे निकल जाएगा अल्फा कण तो 82 में पहुंच जाएगा और द्रव्यमान संख्या इसका 214 होता है तो हो जाएगा कितना 210। तो वही हो गया। पोलेनियम जो है 16 यानी कि 6A का जिसको समूह 16 वर्ग में है जो कि आ जाएगा लेड कितना 14A में यानी 4A में यानी 14 में आ जाएगा समूह में। दूसरा पॉइंट, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से जब बीटा किरण निकलने पर प्रभाव संख्या में एक क्या होते हैं परमाणु संख्या में यानी प्रभाव जो क्या होगा परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि होगा। परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। इसमें आवर्त सारणी में जो है ना एक मूल तत्व से एक वर्ग आगे चले जाएगा, जिस वर्ग में रहेगा मूल वर्ग में रहेगा उससे एक वर्ग क्या होगा आगे चले जाएगा, ताकि द्रव्यमान संख्या में क्या होगा परमाणु संख्या में वृद्धि होगा और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अब तीसरा जैसे कार्बन यहाँ 14 है और जब इसी में बीटा किरण निकल जाएगा तो क्या होगा नाइट्रोजन 7 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 14 ही रहेगा। कार्बन का छोड़ होता है, एक परमाणु संख्या बढ़ गया 7 हो गया। अब जब 7 हो गया परमाणु संख्या किसको आता है नाइट्रोजन का और द्रव्यमान संख्या उसका 14 होता है। तो वही हो गया, कार्बन जो है 14 समूह का था, नाइट्रोजन 15 वाला हो गया। तीसरा पॉइंट, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा और बीटा किरण निकलता है तो समस्थानिक की प्राप्ति होता है। जब अल्फा और बीटा किरण निकलेगा ना तो किसका निर्माण करेगा समस्थानिक का। जैसे यूरेनियम 92 और 235 से अल्फा किरण निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में पहुंच जाएगा और 231 हो जाएगा। फिर 2 बीटा किरण निकाल देंगे तो फिर 21 में पहुंच जाएगा, 90 ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम रहेगा। 90 से ही ना 92 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे 90 ही दे के रखा हुआ है। जैसे 2 बीटा किरण निकालेंगे तो फिर 92 पहुंच जाएगा, द्रव्यमान संख्या यही रहेगा। मतलब जब परमाणु संख्या सेम हो जाएगा यानी कि 92 हो जाएगा तो यूरेनियम का हो जाएगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा द्रव्यमान संख्या भिन्न ना परमाणु संख्या सेम तो समस्थानिक का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अब प्रवजन भट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, ऐसा परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडन पदार्थ उत्पन्न किया जाता है ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। यूरेनियम जब 238 से हम लोग प्लूटोनियम 239 तक तथा थोरियम 232 से यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया। कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको FBR बोलेंगे में प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। मतलब प्लूटोनियम से यूरेनियम जो है उत्पादित करने के लिए किस ब्रीडर का हम लोग प्रयोग करते हैं फास्ट ब्रीडर। कहाँ पे है तो कल्पक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं प्लूटोनियम से क्या करते हैं हम लोग यूरेनियम ज्ञात करते हैं। उसके बाद भारत में परमाणु बम के विकास
वह प्रथम परमाणु परीक्षण मुख्य का सूत्रधार कौन था? डॉक्टर राजा रमन्ना था। यानी बोलेगा परमाणु बम का विकास तथा प्रथम परमाणु परीक्षण का जो सूत्रधार कौन था? डॉक्टर राजा रमन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ती है। न्यूट्रॉन ही ना नाभिक विखंडन करेगा, तो वही हो गया। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में कौन सा कण? न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज हेदेकी युकावा ने किया था। परमाणु बम का जो है ना सिद्धांत का खोज कौन किया था? हेदेकी युकावा। प्रथम भारतीय नाभिक के भट्टी अप्सरा कब बना था? तो 4 अगस्त 1956 में। प्रथम भारतीय परमाणु नाभिक के भट्टी अप्सरा 4 अगस्त 1956 को बना। थोरियम का ईंधन का रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कामिनी। थोरियम का जो है ना सबसे पहले परमाणु रिएक्टर में यानी यूज किया था, तो ये हो जाएगा कामिनी, जिसकी क्षमता कितना है? 30 किलोवाट है उसका। 30 किलोवाट अति हो गया इसका। 30 है, 30 नया वाला में 30, उसमें कितना है? 300 ही होगा। इसमें नया वाला एडिशन में ना 30 दे के रखे हुए हैं, तो इसीलिए हो गया 300। जिन परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें जीरो पावर रिएक्टर, मतलब जिन परमाणु रिएक्टर का प्रयोग हम लोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान में, यानी जैसे अनुसंधान मतलब हुआ रिसर्च में, अनुसंधान मतलब रिसर्च ही होता है, यानी कोई नया चीज खोजने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पावर, यानी कि उसका कोई ऊर्जा नहीं निकलेगा। तो इस तरह से यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया, जीरो पावर रिएक्टर। और यह कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, तो चैनल पर नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद।